मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब फाइंड करना है। तो दिस इज वेरी इजी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डेटा ना दिया हो, आपको खुद से डेटा जनरेट करना हो और उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड करनी हो। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डेटा जनरेट करने के लिए आपने पहले भी सीखा होगा, हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, इक्वल टू रैंड बिटवीन। तो इसमें आप एक रेंज दे दोगे जिस रेंज में हमें डेटा चाहिए। तो सपोज हमें 100 से लेकर 300 तक का डेटा चाहिए। आप ये सिलेक्ट करोगे, एक नंबर आया, इसको आप ड्रैग कर दोगे, तो ये हमारी एक सीरीज बन गई। अगर हमें 2 सीरीज चाहिए तो नॉर्मली हम इसको इधर ऐसे, ये मैंने 2 सीरीज बना ली। फर्स्ट कॉलम आप खाली छोड़ो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस कर दोगे तो एक रो ऊपर ऐड हो जाएगी। नाउ ये सारी वैल्यूज क्योंकि आपने जनरेट कर ली हैं, अब हम इनकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स चाहते हैं, तो इनको पहले आप पेस्ट स्पेशल कर लो, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। तो हम इनको यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं वैल्यूज में जाके। ठीक है, पेस्ट वैल्यूज। आई होप सबको क्लियर है। इज दिस स्टेप क्लियर टू यस ऑल? मैम। देखो यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही हैं, यहाँ 260 है, यहाँ 284 है, तो दीज वैल्यूज कीप चेंजिंग। तो हमें फिक्स चाहिए, तो इसलिए ऐसे। नाउ आई मेंशन इट सीरीज 1 एंड दिस इज सीरीज 2, ए एंड बी। ये वैल्यूज की अभी हमें जरूरत नहीं है, बट कीप इट, कोई इशू नहीं है, क्योंकि पता चलेगा कि आपने फॉर्मूला लगा के ये वैल्यूज निकाली थी। ठीक है, तो नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स व्हाट यू विल डू इज गो टू डेटा। अच्छा, डेटा में आपको डेटा एनालिसिस पे जाना है। आई थिंक आपके में डेटा एनालिसिस है या नहीं है, कैन यू प्लीज कंफर्म? आप सबके सिस्टम में डेटा एनालिसिस आ रहा है क्या, डेटा के अंदर यस डेटा मैम। एनालिसिस? ठीक है, एनीबडी, किसी को कोई इशू है डेटा एनालिसिस, किसी का नहीं है तो बताओ। सबका है फिर, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस पे गए, इसमें ये डिस्क्रिप्टिव, देखो ये सारे ऑप्शंस हैं, तो देर इज वन मोर ऑप्शन विच इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। तो इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, साइमल्टेनियसली करते जाओ, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, प्रेस ओके। इसके बाद आप दोगे इनपुट रेंज। तो इनपुट रेंज हमारी क्या है, हम दोनों सीरीज लेंगे। तो दिस इज माय इनपुट रेंज। दिस इज ग्रुप बाय कॉलम्स, क्योंकि मैंने कॉलम ए और कॉलम बी में 2 सीरीज रखी हैं। लेबल्स हम चाहते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट रेंज, आप कहाँ चाहते हो कि आपका आउटपुट आए, तो हम इसी शीट पे एक जगह सिलेक्ट कर देंगे कि हमें यहाँ आउटपुट चाहिए। ठीक है, रैंडमली कितनी भी सेल्स आप सिलेक्ट कर दो। दिस इज योर आउटपुट रेंज। इसके बाद जो एक आपका ये समरी स्टैटिस्टिक्स अगर टिक नहीं है तो आप इसको टिक करोगे। ठीक है, इसको दोबारा देख लो, समरी स्टैटिस्टिक्स टिक करोगे, देन यू विल प्रेस ओके। सो दिस गिव्स यू मीन, स्टैंडर्ड एरर, एक मिनट, हाँ, सो दिस गिव्स यू मीन, स्टैंडर्ड एरर, मीडियन, मोड। काफी बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, मैं रिपीट कर रही हूँ। देखो, इसको दोबारा से देखते हैं, पूरा स्टेप दोबारा से। क्या किया मैंने, सपोज सबसे पहले ये सारा मैं इग्नोर करो, सबसे पहले हमने क्या किया, मैंने ये अज्यूम किया कि हमें डेटा दिया नहीं है, हम सिर्फ खुद से डेटा जनरेट करेंगे और हम उसी का मीन, मीडियन, मोड, मतलब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड करेंगे। क्लियर? अगर हमें डेटा एग्जाम में दिया है तो वही रहेगा, बट नहीं दिया है तो हम खुद से डेटा जनरेट करेंगे। तो डेटा जनरेट करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला विच इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन। अब आप इसमें रेंज दे दो कि आप कहाँ से कहाँ तक का डेटा चाहते हो। तो सपोज मुझे 100 से लेकर 300 तक की वैल्यूज चाहिए। क्लियर? इज इक्वल्स टू रैंड बिटवीन 100 टू 300 के बीच में मुझे वैल्यूज चाहिए। ये मैंने सिलेक्ट किया तो एक वैल्यू आ गई। अब मैं इसको ड्रैग करूंगी,
ठीक है, ये मैंने ड्रैग किया, मुझे ये 2 कॉलम्स में चाहिए तो मैंने इसको 2 कॉलम तक ड्रैग कर दिया। अब ये 2 कॉलम तक की वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब ये 2 कॉलम्स तक की वैल्यूज आ गई। अब हमें इन वैल्यू को पेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो मैं इन सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगी, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, पेस्ट स्पेशल करोगे। पेस्ट में जाके वैल्यूज में जाना है आपको, वैल्यूज पेस्ट, तो वैल्यूज आप, अब देखो यहाँ पे वैल्यू 89 फिक्स हो गई है, यहाँ की वैल्यू चेंज होती जा रही है। अभी देखो 231 हो गई, पहले कुछ और थी, तो ये चेंज होती रहेगी। तो आपको अब आपको इन दोनों पे काम करना है, वो वाले आप इग्नोर करो। तो ये हो गई हमारी सीरीज ए, ये हो गई हमारी सीरीज बी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड करनी है जिसमें मीन, मीडियन, मोड ये सब आता है। तो अब आप देखोगे कि कैसे निकालना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, डेटा में जाओगे। ठीक है, यहाँ पे एक एनालिसिस में डेटा एनालिसिस का ऑप्शन है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? दिख नहीं रहा है डेटा एनालिसिस कहाँ पे है सो। अगर आपके मतलब आपके सिस्टम में ही नहीं दिख रहा है ना? नो मैम, मैम हमारे सिस्टम में है बट आप डेटा एनालिसिस पे जाके जो ऑप्शन आता है ना उसके बाद नहीं दिख रहा है, आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है मैम। मेरे सिस्टम में नहीं दिख रहा है। अच्छा, एक मिनट रुको। डेटा एनालिसिस में गए, अभी विजिबल है? यस मैम, यस मैम, अब दिख रहा है। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस में गए, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो एक ऑप्शन इनमें है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसको क्लिक करना है, ओके करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इसमें क्या क्या देना है, ये इनपुट रेंज पूछ रहा है। तो हमारा इनपुट ये 2 सीरीज है। क्लियर? तो आप कहाँ से सिलेक्ट करोगे, आप पूरी सीरीज सिलेक्ट करोगे, यानी कि जहाँ पे आपने ए बी मेंशन किया ये भी सिलेक्ट करोगे, और जितना आपका डेटा है वो सारा सिलेक्ट करोगे। तो आपकी रेंज यहाँ आ गई, दिस इज O1 to P65। ठीक है, नाउ ग्रुपिंग बाय कॉलम, क्योंकि मैंने कॉलम्स को ही ए और बी असाइन किया है तो ग्रुपिंग बाय कॉलम है, तो ये ऐसे ही रखना। लेबल्स इन फर्स्ट रो अगर क्लिक नहीं है तो क्लिक कर दो, क्योंकि हमारी ये लेबल है, ए और बी आर लेबल इन दी फर्स्ट रो। ठीक है, तो इसको आप क्लिक करो। अब इसके बाद आपको देनी है आउटपुट रेंज, आप कहाँ अपना सॉल्यूशन चाहते हो, तो उसके लिए कुछ एरिया सिलेक्ट कर दो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करोगे, देन यू विल, क्वेश्चन मिला होगा इसको चेक करो। तो ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो, एन इन्वेस्टर वाज लुकिंग एट 2 इंडस्ट्रीज एंड वंडरिंग इफ द डिविडेंड ऑफ कंपनीज इन इंडस्ट्री ए वर हायर देन दैट ऑफ इंडस्ट्री बी। ठीक है, तो ही टुक 10 कंपनीज फ्रॉम इंडस्ट्री ए एंड 12 कंपनीज फ्रॉम इंडस्ट्री बी रैंडमली। इसने सैंपल लिया है इंडस्ट्री ए की 10 कंपनी और इंडस्ट्री बी के 12 कंपनी, उनका डिविडेंड नोट किया है। वो बस ये जानना चाहता है कि इंडस्ट्री ए का डिविडेंड ज्यादा है क्या इंडस्ट्री बी से। तो यूजिंग द डेटा बिलो डिटरमिन इफ द डिविडेंड्स ऑफ द टू कंपनी आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। तो हमने क्लास में डिस्कस किया है हम हाइपोथेसिस कैसे टेस्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये टेस्ट करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो देयर आर, पहले तो एक चीज देखो, क्योंकि यहाँ 2 कंपनी है तो दिस इज अ 2 सैंपल टेस्ट। हमने अभी तक जो किया है क्लास में वो 1 सैंपल किया है, क्योंकि हम एक ही वेरिएबल का चेक करते थे। यहाँ पे 2 इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी। ठीक है, तो दे आर 2 सैंपल्स, तो इसको हम बेसिकली इंडिपेंडेंट सैंपल बोलते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल में अब हमें ये देखना है कि हमने 2 टेस्ट सीखे, एक टी टेस्ट है, एक जेड टेस्ट है। तो जेड टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन n इज लार्ज, सैंपल साइज बड़ा होता है। कितना बड़ा? 30 से बड़ा होना चाहिए। अगर सैंपल साइज 30 से छोटा है तो हम टी टेस्ट करते हैं। क्लियर? तो हमें इस क्वेश्चन से ये पता चला, सिंस n इज लेस देन 30, ठीक है, तो हम टी टेस्ट करेंगे। और एक टी टेस्ट पता करने का तरीका ये है कि इसने एवरेज, मतलब आपके लिए ठीक है उतना ही काफी रखो, n इज लेस देन 30, तो आप टी टेस्ट करोगे। और इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट क्यों करोगे? क्योंकि यहाँ पे 2 कंपनीज हैं।
तो हम इस शीट में आते हैं, यहाँ मैंने ये डेटा डाल दिया था। इंडस्ट्री ए का 54, 62 ये सारा मैंने प्लॉट कर दिया 73 तक। ऐसे ही इंडस्ट्री बी का मैंने लिख दिया था 68 तक पूरा। क्लियर? अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करना है। तो कैसे करेंगे? यहां तक सब लोगों को समझ आया? यस मैम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेटा एनालिसिस में जाएंगे। यहां पे आप नीचे आओ, यहां दिया है टी टेस्ट पेयर्ड टू सैंपल, टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस, टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग अनइक्वल वेरिएंस। आप अनइक्वल वेरिएंस छोड़ दो, मुझे ये बताओ कि हमें टी टेस्ट पेयर टू सैंपल करना चाहिए या टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस करना चाहिए? एनी आइडिया? नो मैम। हम यहाँ पे टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस करेंगे, क्योंकि पेयर टी टेस्ट एक और कैटेगरी होती है, वो उसका हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसका क्राइटेरिया भी डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट सैंपल, तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ऐसे करते हैं, टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है कि अप्लाई अज्यूम अनइक्वल वेरिएंस, तो आप ये वाला सिलेक्ट करोगे, ठीक है? अदरवाइज हम नॉर्मली हमेशा इक्वल वेरिएंस वाला ही सिलेक्ट करेंगे। तो टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस ओके करोगे। वेरिएबल वन रेंज, आपका वेरिएबल वन ये है, यहां से लेकर यहां तक आप सिलेक्ट कर दोगे, ठीक है? वेरिएबल सीरीज आप सिलेक्ट कर दो। क्लियर? उससे पहले एक हमने तो जो क्वेश्चन पढ़ा है, इसको भी बंद करते हैं, पहले क्वेश्चन समझते हैं। हमारे क्वेश्चन का जो पहला स्टेप होता है वो तो होता है हाइपोथेसिस हमको स्टेट करना है। तो देयर इज अ नल हाइपोथेसिस, वो आप लिखोगे एग्जाम में, एंड देयर इज एन अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ठीक है? तो नल हाइपोथेसिस हमारे इस केस में क्या है, क्वेश्चन ये चेक करवाना चाहता है कि इफ द डिविडेंड्स ऑफ द कंपनीज आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, ठीक है? तो हम ये देख रहे हैं कि डिविडेंड डिफरेंट है या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं नल हाइपोथेसिस कि देयर इज नो statistically significant difference between dividend of industry A and industry। देखो मैंने आपको बताया था नल हाइपोथेसिस इज जहां पे नो आता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, या फिर देयर इज नो सिग्निफिकेंट रिलेशन, हम ये शब्द यूज करते हैं। ऑल्टरनेट में क्या होता है, देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिलेशन या देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो यहाँ पे नो की जगह आ जाएगा देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन डिविडेंड्स ऑफ इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी। ये तो हुए हमारे हाइपोथेसिस। अगर मैं इस वैल्यूज में, तो हम कैसे, मतलब अगर मैं इसको इक्वेशन फॉर्म में प्रेजेंट करूं इंडस्ट्री ए का, ठीक है, इनका जो एवरेज डिविडेंड है दैट इज नॉट एज सेम एज दी इंडस्ट्री बी का जो इंडस्ट्री बी का जो एवरेज डिविडेंड है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0, करेक्ट? जब हम कह रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड ऑफ ए एंड बी, तो एवरेज डिविडेंड ऑफ ए इज नोन एज μ1, एवरेज डिविडेंड ऑफ बी इज नोन एज μ2, ठीक है? जब हम कह रहे हैं नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मींस द डिफरेंस इज इक्वल टू 0। क्लियर? ये इक्वेशन समझ आई है? डिफरेंस नहीं है मतलब ये दोनों इक्वल हुए ना, μ1 एंड μ2 इज दे आर इक्वल, तो डिफरेंस क्या हुआ, 0। इसका ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा कि μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो आप ये हाइपोथेसिस ऐसे स्टेट करोगे।
अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। हाँ, एक चीज और होती है सिग्निफिकेंस लेवल। तो क्वेश्चन में हमको सिग्निफिकेंस लेवल अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम सिग्निफिकेंस लेवल 5% लेके चलेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चाहेंगे टी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डेटा एनालिसिस में गए, टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंस सिलेक्ट किया। अब हमारी वेरिएबल 1 की रेंज आएगी विच इज दिस वन। वेरिएबल 2 की रेंज आएगी विच इज दिस वन। हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस, हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है कि मीन डिफरेंस कितना है। हम क्या बोल रहे हैं, मीन डिफरेंसेस हम हाइपोथेसाइज क्या कर रहे हैं, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछ रहा है, हाइपोथेसाइज मीन डिफरेंस इज 0, करेक्ट। इफ दे आर सेम तो देयर डिफरेंस इज 0। क्लियर टू ऑल? यस मैम। ठीक है, तो हम ये मान रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस नहीं है मतलब डिफरेंस 0 है, तो 0 यहाँ डाला। इसके बाद आप लेबल्स दोगे क्योंकि आपने यहाँ लेबल सिलेक्ट किए हैं ए और बी, दीज आर दी लेबल्स। तो लेबल सिलेक्ट करोगे। अल्फा आई थिंक बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में भी 0.05 ही होगा, जो कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है, अल्फा सिंबल से आता है, तो अल्फा इज 0.05, ये ऐसे ही रहेगा। नाउ यू हैव टू गिव द आउटपुट रेंज। आप कहाँ अपना आउटपुट देना चाहते हो, आप वो एरिया सिलेक्ट करो। तो सपोज हम आउटपुट यहाँ चाहते हैं, ठीक है, हमने यहाँ सिलेक्ट किया, ये क्लियर है सबको। इनपुट रेंज वेरिएबल 1 रेंज ये ए सीरीज, वेरिएबल 2 रेंज बी सीरीज। hypothesized mean difference, since we are assuming no difference तो it is 0। लेबल सिलेक्ट करोगे अल्फा 5%, अगर क्वेश्चन में कुछ और दिया है अल्फा तो आप वो डालोगे। और आउटपुट रेंजेस आप कुछ भी सिलेक्ट कर दो अपना एरिया, देन वी हैव टू प्रेस ओके। ये आया टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। क्लियर? ये स्टेप रिपीट करना है क्या, पूरा प्रोसेस? ठीक है, तो टी टेस्ट टू सैंपल अज्यूमिंग इक्वल वेरिएंसेस। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हमें डिसीजन देना है कि क्या हमें नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करना है या नहीं करना है। तो आपको मैंने क्लास में एक चीज बताई थी कि इफ क्रिटिकल वैल्यू, ये डिसीजन क्राइटेरिया जो होता है ये आप नोट भी कर लो, इफ क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू टी वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, हम रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्ट किसको करते हैं, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस को करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ नहीं लिखना है, दिस इज फॉर योर नोट्स। इसका ऑपोजिट हो, अगर क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर है टी वैल्यू के तो हम क्या करेंगे, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लियर? अब यही डिसीजन क्राइटेरिया लगाते हुए हम क्या करेंगे, हम अपना डिसीजन बताएंगे कि डिसीजन आया क्या है इस क्वेश्चन का। तो आपको एक फॉर्मूला आपने सीखा होगा पहले, उसको रिपीट कर रहे हैं, वो लगेगा इफ क्राइटेरिया। तो कैसे, हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिसीजन इज इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, ध्यान से देखना, ये इज, जिनको नहीं आता वो ध्यान से देखो, इज इक्वल्स टू इफ, इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन। हमें क्या देखना है, हम इन दोनों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख रही हूँ कि क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर देन टी। तो क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको ये देखना है कि यहाँ पे ना दो क्रिटिकल वैल्यू दी है, टी क्रिटिकल 1 टेल, टी क्रिटिकल 2 टेल। आप बताओ ये हमारा क्वेश्चन जो है ये 1 टेल वाला है 2 टेल वाला है? हम टी कौन सी वाली ले, 1 वाली या 2 वाली?
मैम वन Anyone? वाली। 1 वाली हम तब लेते हैं जब हमें ग्रेटर देन और लेस देन हमारा हाइपोथेसिस होता है। यहाँ पे हमारा हाइपोथेसिस है कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर इक्वल और दे आर नॉट इक्वल, तो उस केस में हमारा सॉल्यूशन किसी भी तरफ लाई कर सकता है, तो इट इज अ टू टेल। जब ग्रेटर और लेस होता है हाइपोथेसिस में कि सपोज मीन इज ग्रेटर देन 5 या मीन इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, तो वो वन टेल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट इक्वल, तो उनका जो डिफरेंस है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, तो दिस इज अ टू टेल टेस्ट, ठीक है। जब इक्वल टू और नॉट इक्वल टू चलता है तो टू टेल, ग्रेटर और लेस चलता है तो वन टेल, ये याद रखो। तो टी क्रिटिकल, टू टेल, ये वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे। हम यहाँ पे इसको डिसीजन क्राइटेरिया बना रहे हैं कि इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस टी स्टैट कहाँ लिखा है, ये। तो हम क्या करेंगे, अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो क्या होगा, तो होगा फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। हम सिस्टम को ये बोल रहे हैं कि अगर ये वैल्यू इससे ज्यादा है तो आप सॉल्यूशन देना कि फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। विद इन कोट्स लिखोगे ये स्टेटमेंट, ठीक है। इफ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू, देन मतलब देन के लिए कोमा, देन विद इन कोट्स फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, अगेन कॉमा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या, मतलब अगर ये ग्रेटर नहीं है तो क्या, तो भी हमें एक सॉल्यूशन चाहिए, वो लिखा आना चाहिए कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, इसका उल्टा। अगर ये ग्रेटर नहीं है तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस आएगा, और अगर ये ग्रेटर है तो ये फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस आएगा। ये क्लियर है सबको, ये क्राइटेरिया, ये डिसीजन रूल? यस मैम। अब इसको आप एंटर करोगे, हमारा डिसीजन आया रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। क्लियर? तो रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बताओ। हमने नल हाइपोथेसिस क्या रखा था कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड ऑफ इंडस्ट्री ए एंड इंडस्ट्री बी, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं रिजेक्ट। तो हमारा आंसर क्या हुआ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, there is significant difference. हमने एक स्टेटमेंट दी थी कि इनके बीच में, दोनों इंडस्ट्रीज के डिविडेंड के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे इस टेस्ट की वजह से रिजेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंस है। तो आप यस, तो हमारा जो सॉल्यूशन हुआ वो ये हुआ कि देयर इज अ स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन डिविडेंड ऑफ ए एंड बी, तो ये हमारा डिसीजन हुआ। क्लियर? तो इस तरह से आपका एक ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। सो दिस इज ऑफ 5 मार्क्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स भी आएगा, हो सकता है ना भी आए, बट ये इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट तो जरूर आएगा। तो ये आपको इस तरह से करना है। फर्स्ट स्टेप विल बी स्टेट योर नल हाइपोथेसिस। हमेशा आपका जो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का क्वेश्चन होगा, आपकी इक्वेशन हमेशा यही बनेगी कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा हमेशा नल होगा, ठीक है। ऑल्टरनेट इसका उल्टा होगा, सिग्निफिकेंस लेवल 5% होगा, टी टेस्ट लगा दोगे आप। ये डिसीजन क्राइटेरिया आपको याद रखना है, दिस इज द डिसीजन क्राइटेरिया, ये आप अपने नोट्स में लिख लो और ये आपको फाइनल एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। तो अब ये डिसीजन क्राइटेरिया हमने यहाँ लगाया। अब देखो, मैं चाहती तो लेस देन और इक्वल टू वाला भी लगा सकती थी और मैं ये भी लगा दूं, बात तो एक ही है। तो जो मुझे इजी लगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे हमने ग्रेटर देन का सिंबल दिया, हो गया, तो ये हमने लगाया और ये डिसीजन आया। इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड्स आर डिफरेंट। क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई एम शेयरिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब आप इसी क्वेश्चन को, हमारे पास जेड टेस्ट का एक क्वेश्चन था नहीं, बुक में नहीं है, तो मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को अगर हम अज्यूम करें कि सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30, तो मैंने आपको जो नेक्स्ट शीट दी हुई है इंडिपेंडेंट सैंपल जेड टेस्ट वाली, इस पे आओ। इंडिपेंडेंट सैंपल जेड टेस्ट वाली जो शीट है इस पे आओ। तो इसमें आप देखो मैंने वैल्यूज बढ़ा दी हैं, तो इसको करते हैं। तो जब यहाँ पे वैल्यूज 50 तक हैं तो इसमें टी टेस्ट नहीं लग सकता। टी टेस्ट लगता है जब n 30 से कम होता है, तो यहाँ n 30 से ज्यादा है तो यहाँ टी टेस्ट नहीं लगेगा, यहाँ जेड टेस्ट लगेगा। क्लियर है? क्या डिफरेंस बताया कि अगर n सैंपल साइज, जो ये सैंपल साइज है, जो ये वैल्यूज हैं, अगर 30 से कम है तो टी टेस्ट लगता है, और अगर 30 से ज्यादा है तो जेड टेस्ट लगेगा। क्लियर? तो अब हम आते हैं जेड टेस्ट पे। कैसे करेंगे? सबसे पहले वही आप नल हाइपोथेसिस स्टेट करोगे। तो स्टेप 1 विल बी योर नल हाइपोथेसिस व्हिच इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन, जो आपने सेम वहां दिया था सेम वही। ठीक है, तो ये तो हमारे सेम है, सिग्निफिकेंस लेवल भी मैं सेम ले रही हूं। ये आया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी, आप क्या कैलकुलेट करोगे? जेड टेस्ट लगाओगे और वैल्यूज कैलकुलेट करोगे। तो डेटा एनालिसिस अगेन, यहाँ पे देखो और नीचे जाओगे, दिस इज जेड टेस्ट टू सैंपल फॉर मीन्स। आप ये देखो हमेशा हम मीन की ही बात कर रहे हैं, तो हमारा जो टी टेस्ट जेड टेस्ट है ये मीन के लिए ही होता है। तो हम कह रहे हैं कि मीन डिफरेंस इज 0, ये हमारा हाइपोथेसिस है। तो बेसिकली हम क्या ही चेक कर रहे हैं, हम मीन्स ही चेक कर रहे हैं। तो जेड टेस्ट टू सैंपल फॉर मीन्स सिलेक्ट किया, ये आ रहा है ना सब में जेड टेस्ट। किसी को कोई डाउट हो तो बीच में रोक लेना। तो जेड टेस्ट टू सैंपल फॉर मीन्स, ओके। ओके करने के बाद वेरिएबल 1 का रेंज दोगे आप। सो दिस इज दिस वन, पूरा सीरीज सिलेक्ट करोगे यहां तक। फिर ऐसे ही वेरिएबल 2 के रेंज में आप पूरा वेरिएबल 2 की सीरीज दे दोगे। इसके बाद हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस, हम क्या ले रहे हैं कि इनका डिफरेंस 0 है, हम ये लेके चल रहे हैं। तो हम यहाँ पे हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस 0 लिखेंगे। नाउ देयर इज वन मोर थिंग कि जेड टेस्ट में वेरिएंस नोन होता है। क्लियर? जेड टेस्ट और टी टेस्ट में एक डिफरेंस और भी है कि टी टेस्ट के केस में हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस नहीं पता होता। जो बच्चे क्लास में रेगुलर थे उनको पता होगा। और जेड टेस्ट के केस में हमको वेरिएंस पता होता है। तो अब हमें वेरिएंस जो है, ये मैंने वैल्यूज डाल दी हैं 64 एंड 86, ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि क्वेश्चन में गिवन है। आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो। वेरिएबल 1 का वेरिएंस आप खुद डालो 64, वेरिएबल 2 का वेरिएंस 86। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्लियर? क्लियर टू ऑल? सब लोग कर रहे हो? यस मैम। ठीक है, तो हमें जेड टेस्ट के लिए हमेशा वेरिएंस गिवन होता है, तो वेरिएंस हम यहाँ पे 64 86 डाल रहे हैं। अब इसके बाद लेबल्स पे सिलेक्ट कर दोगे, अल्फा आप दे दोगे 0.05। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा 0.05 ही होगा। चलो हम इसको 1% पे चेक करके देखते हैं। क्वेश्चन में मान लो 1% दिया हुआ है, तो अल्फा हमने 0.01 ले लिया। आउटपुट रेंज आप इसको अब कहीं असाइन करोगे, तो आउटपुट रेंज हम इसको दे रहे हैं सपोज हमारे हाइपोथेसिस जो हमने स्टेट किया उसके नीचे। ये सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब इसके बाद जो चीजें हमने क्वेश्चन में लिखी थी, विच इज वेरिएंस ऑफ सीरीज ए, वेरिएंस ऑफ सीरीज बी 64 एंड 86, ये मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। और हमने सिग्निफिकेंस लेवल 5% की जगह 1% कर दिया, ये भी मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ। ठीक है,
तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से हो गया, ये सीरीज है, ये वेरिएंसेस हैं और ये सिग्निफिकेंस लेवल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जेड टेस्ट टू सैंपल फॉर मीन्स का क्या आया है रिजल्ट। अगेन वही डिसीजन क्राइटेरिया लगेगा जो हमने पहले लगाया। हमें क्या देखना है, इफ क्रिटिकल वैल्यू इज लेस देन और हायर देन दी टी वैल्यू, तो यही क्राइटेरिया है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही फॉर्मूला, डिसीजन यहां लिखेंगे, फॉर्मूला आएगा इज इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन क्रिटिकल वैल्यू, अगेन आप बताओ टू टेल है या वन टेल। टू टेल। तो इफ टू टेल क्रिटिकल वैल्यू इज, मैं सेकंड वाली स्टेटमेंट लगा रही हूँ, ग्रेटर देन टी वैल्यू, तो अच्छा यहाँ टी नहीं है, यहाँ जेड है, तो जेड सिलेक्ट कर दोगे। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे फेल टू रिजेक्ट null hypothesis, otherwise reject null hypothesis। अगर ये ग्रेटर है तो फेल टू रिजेक्ट आएगा, और अगर ये ग्रेटर नहीं है तो फेल टू रिजेक्ट null hypothesis आएगा। तो हमारा आया फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, मैम कंडीशन में दोनों बार फेल टू रिजेक्ट लिख दिया आपने। आवाज बेटा आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो। हम इस वाले फॉर्मूले में आपने दोनों बार फेल टू रिजेक्ट लिख दिया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो डिसीजन क्राइटेरिया हमारा ये हुआ कि अगर ग्रेटर है तो फेल टू रिजेक्ट है, अदरवाइज रिजेक्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आप खुद भी देख सकते हो कि ये वैल्यू ज्यादा है तो ये फेल टू रिजेक्ट हो गया, तो डिसीजन इज फेल टू रिजेक्ट। क्लियर। अब हम इसको मेंशन भी कर देंगे, फेल टू रिजेक्ट का मतलब ये है कि हमारी जो ये स्टेटमेंट है हम इसको रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि डिविडेंड्स में डिफरेंस नहीं है ना, तो हम ये स्टेटमेंट ही हमारा रिजल्ट है। So there is no statistically significant difference between dividends of industry A and industry B. क्लियर, मतलब डिविडेंड्स आर सेम, हम ये कहना चाह रहे हैं। ये भी क्लियर है। जेड टेस्ट इंडिपेंडेंट सैंपल क्लियर है ना सबको। यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसको एक मिनट रुको। नेक्स्ट आते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब नॉट लास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका क्वेश्चन पेयर टी टेस्ट का क्वेश्चन मैं आपको सेंड कर रही हूँ। क्वेश्चन देखो अब।
question says, a study was done to measure the time spent on a particular show by the same set of viewers recorded for the show in standard definition format and high definition format. The time spent in seconds has been recorded as below. तो आपको फाइंड करना है if there is any significant difference in the time spent by viewers for the show in standard definition and high definition. तो बेसिकली आपका नल हाइपोथेसिस क्या हुआ? देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन टाइम स्पेंट बाय द व्यूअर्स ऑन एसडी एंड एचडी. लेकिन इससे पहले हमें ये पता करना है कि ये पेयर्ड कैसे हुआ. इस पे तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी तो लगा सकते थे, बिकॉज ये सैंपल साइज तो छोटा ही है, 30 से तो कम ही है. तो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाने की जगह सेम ही तो है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया हुआ हमको, तो पेयर टी टेस्ट क्यों लगा रहे हैं? तो पेयर टी टेस्ट तब लगता है जब सेम ग्रुप से आप दो ऑब्जर्वेशंस लेते हो या रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस लेते हो. ठीक है, सेम ग्रुप, इन जो हमारी पॉपुलेशन है वो सेम है, हम उनसे दो चीजों के बारे में पूछ रहे हैं. आपसे मैं दो मूवीज के रिव्यूज ले रही हूँ, दो मतलब सेम 10 बच्चों से मैंने फर्स्ट मूवी का रिव्यू लिया और सेम ही 10 बच्चों से मैंने सेकंड मूवी का रिव्यू लिया. तो यहाँ पे भी सेम ही लिखा है कि बाय द सेम सेट ऑफ व्यूअर्स. आप क्वेश्चन में पढ़ो, a study was done to measure the time spent on a particular show by the same set of viewers. क्लियर? तो शो इन्होंने इनको एसडी में दिखाया, एचडी में दिखाया और दोनों के इन्होंने टाइम स्पेंड को रिकॉर्ड किया सेम सेट ऑफ व्यूअर्स पे. तो व्हेन द रिस्पोंडेंट्स आर सेम फॉर बोथ द सीरीज, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब सिंपल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिस्पोंडेंट्स आर सेम, तो हमारा पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट लगता है. क्लियर? सेम लोगों से दो चीजें पूछ रहे हो, क्योंकि लोग सेम है तो इसलिए ये पेयर्ड हुआ. क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं. तो अब हमें क्या करना है, हमें पहले नल हाइपोथेसिस स्टेट करना है. तो अब इतना अगर समझ में आया है तो इसका नल हाइपोथेसिस भी बताओ क्या होगा. बताओ. एनीवन? सेम सेट व्यूअर नहीं है. सेम सेट ऑफ व्यूअर्स नहीं, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो ये है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टाइम स्पेंट बाय व्यूअर्स in SD and HD format. There is no statistically significant difference between, क्वेश्चन में लिखा है ना लास्ट, यूजिंग दिस डेटा फाइंड आउट. तो क्या फाइंड करना है? इफ देयर इज अ डिफरेंस है ना, तो इफ देयर इज, तो हम पहले बोल रहे देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफरेंस between time spent by viewers in SD and HD फॉर्मेट. व्यूअर्स तो सेम ही है, ये तो कंडीशन है टेस्ट की. हमारा जो इशू है वो टाइम स्पेंड का है और ये डेटा भी टाइम स्पेंड का है. तो टाइम स्पेंड में डिफरेंस नहीं है, ये नल हाइपोथेसिस है. और अल्टरनेट क्या हुआ फिर कि टाइम स्पेंड में डिफरेंस है. ठीक है, तो इसका बस ऑपोजिट. अब ये वन टेल है, ये टू टेल है या वन टेल? Ma'am, two tail. करेक्ट, टू टेल, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं कि दे आर नॉट इक्वल, दे आर इक्वल.
तो ग्रेटर लेस वाली बात ही नहीं आ रही, तो ये टू टेल है। तो अगर मैं यहाँ इसकी इक्वेशन लिखूं तो इट विल बी μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0. 0, करेक्ट। और ये इसका उल्टा होगा, तो एक ही लिख दिया काफी है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है, तो ये स्टेप भी सबको पता ही है, डेटा एनालिसिस। देन अब कौन सा टेस्ट हम सिलेक्ट करें? टी टू Pair सैंपल two अज्यूमिंग test. इक्वल या पेयर्ड? करेक्ट, पेयर्ड। तो टी टेस्ट पेयर्ड टू सैंपल। पेयर्ड इसलिए क्योंकि रिस्पोंडेंट्स का ग्रुप सेम है, इसलिए पेयर्ड। अब वेरिएबल 1 का रेंज आप दोगे, तो दिस इज, आप यहां से सिलेक्ट करोगे यहां तक। वेरिएबल 2 का रेंज आप दोगे, यहां से सिलेक्ट करोगे यहां तक। हाइपोथेसाइज्ड मीन डिफरेंस हम क्या ले रहे हैं? 0। लेबल्स हम सिलेक्ट करेंगे। अल्फा क्वेश्चन में कितना दिया है? नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट 5% है। सिग्निफिकेंस लेवल इज अल्फा, तो 5 ही है, तो ठीक है। आउटपुट रेंज हम कुछ सिलेक्ट कर देंगे अब। तो आउटपुट रेंज सपोज मैं यही सिलेक्ट कर रही हूँ। ये हो गया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके करोगे, ये रिजल्ट आया। फिर डिसीजन क्राइटेरिया जो पहले लगाया था वही वाला। अच्छा, ये टी नहीं, यहाँ जेड है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम डिसीजन रूल यहाँ बनाते हैं। अगेन वही इफ वाला फॉर्मूला, इक्वल टू इफ critical value of two tail is greater than t stat, so we will fail to reject the null hypothesis. Otherwise we will reject the null hypothesis. ठीक है, तो हमारा रिजल्ट आया फेल टू रिजेक्ट, क्योंकि ये टी वैल्यू जो है वो टी स्टैट से ज्यादा है, तो फेल टू रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? फेल टू रिजेक्ट नल का मतलब है कि ये जो बात है ये गलत है, करेक्ट। हम इस, नहीं सॉरी, फेल टू रिजेक्ट का मतलब ये हुआ कि ये बात गलत नहीं है, सही है। फेल टू रिजेक्ट है ना, तो ये सही है। तो इसका मतलब हम क्या कहना चाहते हैं? हमारा सॉल्यूशन यही है कि जो टाइम स्पेंड बाय व्यूअर्स है वो डिफरेंट नहीं है, मतलब वो सेम है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं। क्लियर? Yes, ma'am. तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, इसमें कुछ नहीं किया, डेटा लिखा, डेटा एनालिसिस में गए, डिस्क्रिप्टिव पे गए और वहां पे आपने समरी स्टैट क्लिक किया और डिस्क्रिप्टिव आ गया। फिर हमने किया इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इसमें हमने हाइपोथेसिस स्टेट किया। हाइपोथेसिस हर जगह सेम है, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल्स टू 0। सिग्निफिकेंस लेवल नॉर्मली 5% क्वेश्चन में होगा। फिर आपने टी टेस्ट लगा दिया और आपने फिर डिसीजन क्राइटेरिया लगा दिया। ऐसे ही सेम चीज हमने जेड टेस्ट में की है, बिल्कुल सेम है। और सेम चीज हमने पेयर टी टेस्ट में की है, तो कोई डिफरेंस नहीं है। बस टी की जगह जेड हो रहा है और जेड की जगह टी हो रहा है। आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट लगाना है। ठीक है, आपको बस यही पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट लगाना है। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब n इज लेस देन 30 तो हम टी टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। और व्हेन n इज हायर देन 30 तो हम z टेस्ट लगाएंगे। और एक चीज, अगर सेम रिस्पोंडेंट के दो रिस्पोंडेंट सेम रिस्पोंडेंट से है तो हम पेयर टी टेस्ट लगाएंगे। तो ये, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो बहुत सिंपल है, आपको ग्राफ बनाना है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए। आपके इस
में से आने हैं सिर्फ 3, ये जो 4 मैंने बताए हैं इनमें से 3 आने हैं, या हो सकता है आपको 4 आए और एक चॉइस हो, तो ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ग्राफ। ग्राफ आपका सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर में है, जो कि अगेन 5 मार्क्स का है। तो इसमें आप क्या करोगे, सपोज आपके पास ये डेटा है, डेटा कोई भी हो सकता है, आपने कुछ नहीं करना, डेटा सिलेक्ट करना है और आप इंसर्ट में जाओगे और आप कोई चार्ट सिलेक्ट कर दोगे। दिस गिव्स यू हिस्टोग्राम। ये तो गलत हो गया, इंसर्ट में गए, कॉलम चार्ट ले सकते हैं, कॉलम चार्ट आ गया, ठीक है। देखो हमारा ये टाइटल भी दे रहा है सेल्स बाय रीजन, ठीक है। इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एक्सिस को भी टाइटल दे सकते हो कि रीजन एक्स एक्सिस में आना चाहिए और सेल्स वाई एक्सिस में आना चाहिए। तो चार्ट में गए, चार्ट डिजाइन में गए, ऐड चार्ट एलिमेंट में जाओगे, एक्सिस टाइटल में जाओगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमको टाइटल चाहिए रीजन, और ऐसे ही वर्टिकल एक्सिस का भी हम टाइटल सिलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट चार्ट डिजाइन में जाके ऐड चार्ट एलिमेंट, एक्सिस टाइटल वर्टिकल, इसमें आप दे दोगे सेल्स। इन थाउजेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चार्ट बनाना। तो वेरी सिंपल, ये चार्ट हमारे तब यूज होते हैं जब हम रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी रिपोर्ट में आपने बहुत सारे, जब आपके पेपर्स की समरी बनाई है तो आपने देखा है कि बहुत ज्यादा उसमें चार्ट्स होते थे कि ये चार्ट है, वो चार्ट है, ये जीडीपी का है, ये अलग अलग चार्ट्स होते थे। तो चार्ट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए होते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट द एनालिसिस, दिस इज जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सपोज अगर मैं इस डेटा का चार्ट बनाना चाहूँ तो क्या हम बना सकते हैं, ट्राई करते हैं। ये डेटा लिया, कॉपी किया, यहाँ डाल दो ये डेटा, और इस डेटा का आप बना लो चार्ट। तो ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड ही रहने दो, इंसर्ट में जाओ, आप ये कॉलम चार्ट बना लो, ठीक है। आप इसका कुछ और भी बना सकते हो, लाइन चार्ट बना सकते हो, करेक्ट। तो ये सब आप कर सकते हो। चार्ट टाइटल आप कुछ दे सकते हो, ठीक है। सीरीज का नाम भी, सीरीज ए का नाम कुछ हो सकता है, सीरीज बी का नाम कुछ हो सकता है, वो भी आप दे सकते हो। 1 मिनट रुको। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये हुआ हमारा ग्राफ। तो ग्राफ बनाना सब सीख गए हैं, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जाके बस डेटा सिलेक्ट करोगे, जो भी चार्ट आप बनाना चाहते हो सिलेक्ट कर दोगे। स्कैटर प्लॉट भी आप बना सकते हो। तो सिलेक्ट कर दिया डेटा, स्कैटर प्लॉट पे गए, स्कैटर प्लॉट बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से अपना डेटा प्लॉट करके दिखा सकते हो। तो ये हुआ एक, ये हुआ एक। अब नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट चीज है, यहाँ तक अगर सबका हो गया 5, ठीक है। एमएस वर्ड में जाने के बाद
आपको रेफरेंसिंग करना आना चाहिए। तो आप सबने रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं, क्लियर? तो उसमें ऑथर की डिटेल्स होती हैं, पब्लिकेशन की डिटेल्स होती हैं, तो उसको हमें एक फॉर्मेट में लिखना होता है। तो हम जाएंगे गूगल स्कॉलर पे, गूगल स्कॉलर पे आप कोई पेपर चेक करो। तो जैसे आपके जो भी पेपर्स टाइटल्स थे, जैसे कि आप ले लो फाइनेंशियल लिटरेसी आ रहा है यहाँ पे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा है, कोई भी एक मतलब पेपर बस आपको निकालना है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी पे ये पेपर आया। आपको क्या करना है, आप अभी तक मुझे रेफरेंस जो आपने समरी में लिख के दी है, आपने क्या किया है कि आपने सिर्फ मुझे या तो ये लिंक पेस्ट करके दिया है या फिर आपने DOI नंबर मेंशन करके दिया है। बट जो रेफरेंसेस होते हैं वो किसी फॉर्मेट में होते हैं। तो आप यहाँ देखो, ये रेफरेंसेस जो इसने लिखे हैं सब लोग सारे के सारे किसी ना किसी फॉर्मेट में है, तो हमें भी वो फॉर्मेटिंग आनी चाहिए। तो दिस इज ऑफ योर 5 मार्क्स क्वेश्चन। तो वो रेफरेंसिंग होती कैसे है, आपको उसके लिए जो आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, MS वर्ड का जो आपका डॉक्यूमेंट है, इसके लिए आप जाओगे रेफरेंसेस नाम के एक टैब में, ठीक है? रेफरेंसेस के टैब में आप करोगे इंसर्ट साइटेशन, क्लियर? सबसे पहले ऐड न्यू सोर्स करोगे। तो ऐड न्यू सोर्स में यहाँ पे टाइप ऑफ सोर्स लिखा आएगा। आई होप ये सबका हो रहा है। सबका हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो ऐड न्यू सोर्स कैसे किया हमने MS वर्ड खोला, रेफरेंसेस में आए, इंसर्ट साइटेशन में गए, इंसर्ट साइटेशन में ऐड न्यू सोर्स किया। ऐड न्यू सोर्स में टाइप ऑफ सोर्स वो पूछ रहा है कि आप जो जिस पेपर को साइटेशन या रेफरेंस देना चाह रहे हो वो है क्या, कैटेगरी बताओ। तो जर्नल आर्टिकल है या बुक सेक्शन है, कॉन्फ्रेंस है, प्रोसीडिंग है या रिपोर्ट है। तो हम जर्नल आर्टिकल है ये, क्योंकि हमने जो खोला है ये एक रिसर्च पेपर है। तो दिस इज बेसिकली अ जर्नल आर्टिकल। ये जर्नल का नाम है, ये ऑथर का नाम है, ठीक है, ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन है, ये सब दिया हुआ है। तो हमने जर्नल आर्टिकल लिखा, इसके बाद ऑथर डालना है। तो ऑथर में देखो इसने एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कैसे, तो कैसे करेंगे, ऑथर का नाम ये है, तो यहाँ से कॉपी कर लो। आपको एग्जाम में ऑथर का नाम टाइप दिया होगा, आपको वहां से कॉपी करके डालना पड़ेगा। तो ये ऑथर का नाम हुआ। अब क्योंकि इसमें 2 ऑथर है ना, तो दूसरे ऑथर को छोड़ तो नहीं सकते, तो आप क्या करोगे, आप सेमी कॉलन डालोगे, ठीक है, आप सेमी कॉलन डालोगे, ठीक है। इसके बाद आप दूसरे ऑथर का नाम डालोगे। अगर 3 ऑथर हैं तो भी ऐसे ही, फिर इस ऑथर के बाद भी सेमी कॉलन डालोगे। तो ये 2 ऑथर आपने डाले, पेस्ट किया। ठीक है, ये मैंने सेकंड ऑथर का नाम डाला सेमीकोलन के बाद। इसके बाद आप क्या डालोगे, टाइटल। टाइटल स्टैंड्स फॉर टाइटल ऑफ योर पेपर। तो इस पेपर का टाइटल है फाइनेंशियल लिटरेसी अराउंड द वर्ल्ड एंड ओवरव्यू। तो इसको कॉपी किया, ये डाल दिया हमने टाइटल। अब डालना है जर्नल का नाम। तो ये कौन से जर्नल में पब्लिश हुआ है, आप यहाँ देख रहे हो कि आ रहा है जर्नल ऑफ पेंशन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो ये हमारा जर्नल है। इससे अच्छा यहाँ पे एक चीज और दी होती है, ये साइट में काफी सारी चीजें दी होती हैं। तो यहाँ पे जर्नल का नाम आ रहा है जर्नल ऑफ पेंशन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। तो मैंने ये जर्नल का नाम यहाँ से कॉपी किया, यहाँ डाला। ईयर डालना है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। तो मैंने ये ईयर है इसका 2011, तो 2011 डाला। अब ये पेज नंबर पूछ रहा है, तो पेज नंबर जो इधर मेंशन है वो ये है 497 से लेकर 508 तक, इतने पेजेस में ये पेपर लिखा हुआ है। ये लिया, ये डाला। अब यही काफी नहीं, हम और भी चीजें डाल सकते हैं इसकी। तो मैं शो ऑल बिब्लियोग्राफिक फील्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हम और कुछ भी डाल सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट और होता है वो होता है वॉल्यूम और इशू। तो वॉल्यूम जो है इस जर्नल का वो ये है 10। वैसे आपको यहाँ दिया होना चाहिए वॉल्यूम, ये लिखा है ना वॉल्यूम 10 इशू 4। तो वॉल्यूम 10 यहाँ लिखोगे और इशू 4 यहाँ लिखोगे।
इसके बाद जो और एक जरूरी चीज होती है वो है DOI नंबर। तो DOI आप यहाँ डालोगे। DOI यहाँ पे कहीं दिया हुआ है क्या? ऐसे नहीं दिया हुआ, तो यहीं पे ही देख लेते हैं। ये जो लास्ट में दिया है ये DOI है, तो DOI नंबर आपने कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। ये करने के बाद देखो, पहले मैंने सारी फील्ड्स भरी थी, फिर मैंने एक्सटेंडेड फील्ड में मैंने ये डाला वॉल्यूम और इशू और DOI नंबर। अब इसके बाद मैं इसे ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद ये मेरे दो ऑथर हैं, पहला ऑथर और दूसरा ऑथर, इन दोनों के बीच में एंड आ गया। इसका मतलब ये पेपर इन दोनों ने मिलके लिखा है। और कब लिखा है? 2011 में। ये है साइटेशन। ये है साइटेशन। साइटेशन इज कि जब भी मैं कोई पेपर लिखती हूँ तो उसके बीच में अगर मैं किसी ऑथर को साइट मतलब ऑथर को क्रेडिट देती हूँ कि ये इसने बोला था, ठीक है, तो उसका मैं साइटेशन विद इन टेक्स्ट देती हूँ। और रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस एक पूरी डिटेल है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप बिब्लियोग्राफी में जाओगे, ठीक है, और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करोगे। तो ये आई इसकी पूरी बिब्लियोग्राफी। ये चीज समझ में आई? दिस इज साइटेशन, दिस इज बिब्लियोग्राफी। साइटेशन इज यूज्ड विद इन द पेपर और बिब्लियोग्राफी जो होती है वो एंड में होती है। तो अगर आप ये वाला पेपर देखोगे, ये सारे इसकी ये बिब्लियोग्राफी है, जो रेफरेंसेस लिखे हैं ये बिब्लियोग्राफी है। और अगर ये किसी को साइट कर रहा है बीच में, जैसे यहाँ तो कुछ है नहीं साइटेशन, बट किसी किसी पेपर में अगर आप साइटेशन देखोगे, ठीक है, वो सब तो छोड़ो। तो ऐसे ही हमने मतलब ये साइटेशन विद इन द पेपर यूज होती है और ये रेफरेंसेस पेपर के एंड में यूज होते हैं। कोई पेपर ऐसे मिल रहा है तो मैं दिखाती हूँ। जैसे ये पेपर है एक, तो इसमें साइटेशंस ये देखो, ये साइटेशन है। इसने इन लोगों का नाम मेंशन किया है कि कोकरेन ने ये स्टडी 1991 और 1996 में की है, जंग ने ये स्टडी 2005 में, और लियू वाइटेड एंड जंग ने 2009 में ये बोला है। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट लिखी है कि ये ऐसे, इन्होंने एक एग्जांपल दिया क्यू थ्योरी के बारे में और इन्होंने बताया कि किन लोगों ने ये बात कही है। तो इन्होंने ये साइटेशन दी है। साइटेशन मतलब अगर आप किसी का काम अपने पेपर में साइट बताते हो कि इसने ये मतलब किसी ने कुछ बोला है, तो आप उसके आगे उसका डिटेल मेंशन करते हो। तो अब ये देखो, इसने जो कोकरेन 1991 लिखा है, इसका ये रेफरेंस भी देगा। अब मुझे क्या पता कोकरेन 1991 कौन सा पेपर है, कौन से जर्नल में है, तो उसके लिए ये रेफरेंस आएगा। तो अगर मैं ये सर्च करूं, इसका रेफरेंस भी मुझे नीचे मिलेगा यहाँ पे। तो कोकरेन 1991 यहाँ कहीं होगा। ये रहा, ठीक है। तो कोकरेन 1991, कोकरेन इसका नाम है, ये फुल नेम हो गया, ये इसका पेपर का नाम है, ये इसके जर्नल का नाम है, ये इसका वॉल्यूम है 46 और 209 से 37 इसके पेज नंबर है। तो इस तरह से ये चीज चलती है। तो अब आप ये देखो कि हम जो कर रहे हैं, हमने क्या किया, हमने लिखा एक साइटेशन और उसका हमने डाल दिया फिर रेफरेंस। प्रोसेस क्या था, एक बार फिर से कर रहे हैं। इंसर्ट साइटेशन में गए, ऐड न्यू सोर्स किया। ऐड न्यू सोर्स करने के बाद हमने जर्नल आर्टिकल सिलेक्ट किया, ऑथर का नाम डाला,
तो सपोज मेरे इंटरनेट में अभी जो ऑथर का नाम आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, तो मैं ऑथर का नाम यहाँ पे ले लेती हूँ, नेहा गर्ग एंड श्वेता सिंह। नेहा गर्ग के बाद आप डालोगे सेमी कॉलन, नॉट दी कॉमा, तो इसके बाद आप ले लोगे श्वेता सिंह, कॉपी करके आप यहाँ डाल दो। इसके बाद टाइटल ऑफ पेपर, तो टाइटल ऑफ पेपर इज दिस, ये डाला। जर्नल नेम, जर्नल नेम आपका ये वाला आएगा। इसके बाद ईयर, तो ईयर यहाँ पे क्या लिखा है 2018, तो ईयर डाल दो 2018। पेजेस, पेजेस यहाँ दिया है क्या, नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे पेजेस के लिए, यहाँ पे कहीं साइट लिखा होगा, देखो ये साइटेशन लिखा है ना, पेजेस ये रहे, पीपी मतलब पेज नंबर, तो 173 से 186। ठीक है, अब हम एक्सटेंडेड फील्ड्स में वॉल्यूम भी डाल देंगे और इशू भी डाल देंगे। तो वॉल्यूम इज, वॉल्यूम इसका 45 है और इशू नंबर इज, नंबर लिखा आगे 1, तो वॉल्यूम के बाद हमेशा इशू ही दिया होता है, तो वॉल्यूम और इशू डाल दिया। अब इसके बाद डीओआई अगर दिया है तो इसका डीओआई ये रहा। किसी किसी पेपर में डीओआई नहीं भी होगा तो नहीं डालेंगे, तो हम यहाँ डीओआई डाल देंगे। ओके किया, ये आ गई साइटेशन। अगर मुझे इसकी रेफरेंस डालनी हो तो कैसे करेंगे, एंटर दबाओगे, बिब्लियोग्राफी में जाओगे, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करोगे, तो हम जितने भी सोर्सेज ऐड करते जाएंगे सबकी बिब्लियोग्राफी आती जाएगी। अब एक चीज, आपका ये जो स्टाइल चल रहा है बिब्लियोग्राफी लिखने का, फॉर्मेट जो है ये एपीए स्टाइल है, बट हम हमेशा एपीए स्टाइल नहीं करते हैं। हमारे पास 3 ऑप्शंस हम नॉर्मली लेके चलते हैं। एक तो है शिकागो स्टाइल, अगर मैं शिकागो क्लिक करूंगी, देखो इसका फॉर्मेट बदल गया। ठीक है, फॉर्मेट कैसे बदला कि जो पेपर टाइटल है वो पहले सीधा आ रहा था, अभी ये विद इन कोट्स आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही शिकागो के बाद जो नेक्स्ट स्टाइल होता है वो है, एक हार्वर्ड भी होता है, हार्वर्ड हो सकता है, ऐसे हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। IEEE एक स्टाइल है, उसमें और चेंज हो जाएगा। उसके बाद MLA भी एक स्टाइल है, तो ये स्टाइल्स आपको पता होने चाहिए। तो ये स्टेप क्लियर है सबको। फर्स्ट स्टेप इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स, साइटेशन आ जाएगी। फिर आप बिब्लियोग्राफी में जाके बिब्लियोग्राफी इंसर्ट करोगे। उसके बाद आपका जो स्टाइल है एपीए, MLA, शिकागो जो भी है, इनमें से आप सिलेक्ट करके, मतलब वो हमारा साइटेशन स्टाइल चेंज हो जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यस मैम। तो ये है हमारा सारा काम प्रैक्टिकल के लिए। किसी को किसी चीज में कोई भी डाउट है तो बता दो। कोई डाउट नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। कोई और कुछ पूछना है तो एक बार बता दो। मैम प्रैक्टिकल कब होगा इसका? 1 to 13 मई के बीच में। तो आई होप सबने कर लिया है। और ठीक है, मैं एक्सेल शीट भेज देती हूँ और मैं वर्ड फाइल भी भेज दूंगी, लेकिन जो स्टेप्स थे वो तो उस पर दिखेंगे नहीं, तो आपको याद होने चाहिए स्टेप्स। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर रही हूँ। मैम वाइवा इन्हीं क्वेश्चन नहीं, वाइवा पूरे सिलेबस से हो सकता है। फोकस तो इन्हीं पे ही है, लेकिन पूछ सकते हैं, जैसे डिसीजन क्राइटेरिया क्या था वो आपसे वर्बली पूछ सकते हैं। टी टेस्ट क्यों यूज करा, जेड टेस्ट क्यों यूज किया, पेयर्ड और इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है, ये सब तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर्स है वो तो सिंपल ही है, उनमें तो कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। पूछ तो सकते हैं, मोस्टली इसी से ही पूछेंगे, बट 1-2 क्वेश्चन अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिर अभी एंड करें या और कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ठीक है, तो एंड करते हैं फिर। ओके मैम।